हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। कल की वीडियो में हमने किया था HBSC का क्लास 12 का अकाउंटेंसी के एग्जाम्स का सॉल्यूशन किया था, जो हमारा 15 मार्च को हुआ था। उसके हमने 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो 21st एंड सेकेंड क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग हैं, तो उनको हम बाद में कर रहे हैं। इससे पहले एक बार बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट में जो हमारा पहला क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या कह रहा है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट हमारा किस शेड्यूल के थ्रू हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा अनुसूची जो 3 है, हमारा शेड्यूल 3 है, उसका पार्ट 1 हमें बैलेंस शीट तैयार करने का फॉर्मेट देता है, और शेड्यूल 3 का पार्ट 2 हमारा जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमारा कौन सा रेशो जो है वो हमें अपनी लॉन्ग टर्म की पेमेंट कैपेसिटी जो है उसके बारे में सूचना देता है। तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम सोल्वेंट हैं, अपने लॉन्ग टर्म की पेमेंट को करने के लिए सोल्वेंट हैं या नहीं, उसके लिए हमारा सोल्वेंसी रेशो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि असर्शन रीजन का है। असर्शन हमें कह रहा है कि बैंक से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को प्रभावित नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, कैश अगर हमारे पास या कैश के रूप में कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, ये हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में ही शामिल होते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आउटफ्लो या इनफ्लो इसमें नहीं होता है। और इसका रीजन भी हमें यही बता रहा है कि बैंक से पैसा निकाला है वो कैश इक्विवेलेंट की मदों में आपसी लेन देन होता है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स हो जाती है। ये कि बैंक में हम पैसा रखें, बैंक या फिर बैंक से विड्रॉ करके हम अपने पास कैश इन हैंड रख लें, एक ही बात होती है। तो दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमारी, इनके बेसिस पर हमें क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, उसके लिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है और स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है। तो अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है उसको हम एवरेज स्टॉक से डिवाइड करते हैं। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, टर्नओवर रेशो 6 टाइम कैलकुलेट करके ही दे रखा है, ये हमारे पास नहीं है, इसको हमें निकालना है। और एवरेज स्टॉक के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक दे रखे हैं। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं। 70 और 80 हज़ार हमारा 150 होगा, और 150 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो वो हमारा 75,000 निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए अगर हम 75,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना होगा, 4,50,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, जो हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा 4,50,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती हैं, जो भी डाटा हमारी फर्म की क्वालिटी के बारे में, कि हमारी फर्म के कर्मचारी जो हैं वो कितने कैपेबल हैं, हमारी मैनेजमेंट की इफिशियंसी कैसी है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने वाले डाटा जो होते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जो हमें न्यूमेरिकली हम इनको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी फर्म के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मीन्स क्या है कि हमारी फर्म की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले जो भी डाटा होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वित्तीय विवरण जो हैं उनके 2 यूजेज क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या शामिल करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये सभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है, क्या फ़ायदा है, हम इनका क्या क्यों यूज कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। बैलेंस शीट हमारा फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है, ये बता सकते हो आप। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इनसे हम अपनी लिक्विडिटी का पता कर रहे हैं। ये सभी इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद हमारा जो कह रहा है कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो दिखाना है हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तो हमारा कह रहा है कि 2015 को हमारी जो बिल्डिंग थी वो हमारी 6 लाख की थी, लेकिन 31 मार्च 2016 को ये 750 की हो गई। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि 1 लाख की एसेट्स थी हमारी, उस पर 30,000 तो डेप्रिसिएशन था, उसको 50 में बेच दिया, तो 50,000 रुपये तो हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 31 मार्च 16 को हमारा डेप्रिसिएशन 50,000 हो गया बिल्डिंग पर। इनफ्लो तो हमें पता चल गया कि कैश का हमारा 50,000 हुआ है,
50,000 हमने बेचा है एसेट्स को, अपनी बिल्डिंग को। लेकिन इनफ्लो के लिए हम क्या करते हैं, एक बार बिल्डिंग अकाउंट तैयार करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट तैयार कर रहे हो तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा जो है, हमारी एसेट्स अकाउंट जो हम तैयार करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो भी इंक्रीज होगा वो डेबिट लिखते हैं, डिक्रीज होगा वो क्रेडिट लिखते हैं। तो इंक्रीज हमारा सबसे पहले तो यहाँ बैलेंस लिखोगे, जो भी ब्रोट डाउन हुआ है इसका ओपनिंग जो था 2015 के लास्ट में, जो हमारा 16 में ओपनिंग हुआ वो लिखेंगे। यहाँ हम क्लोजिंग बैलेंस जो है 31 मार्च 2016 को वो लिखोगे बाई बैलेंस CD से, यहाँ बाई टू बैलेंस ब्रोट डाउन से। इसके बाद हमारा यहाँ पर आउटफ्लो कहाँ कहाँ हुआ है, एक तो देखो 50,000 में हमने बेच दिया, बाई बैंक से 50,000 बेच दिया, ये हमारी एसेट्स कम हो गई। 50,000 का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, इससे भी हमारी एसेट्स कम हो गई, 50,000 का डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमारा देखो एक लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है कि 1 लाख की एसेट्स थी, 30,000 तो डेप्रिसिएशन, 70,000 की एसेट्स बचती थी, लेकिन इसको हमने 50,000 में बेच दिया, मीन्स 20,000 का हमें लॉस हो गया यहाँ पर। अब इसका टोटल अगर आप करोगे 50, 50, 1 लाख, 1,20,000 और 7,50,000, 7,08,70,000 इधर का टोटल हमारा हो जाता है। और यहाँ बैलेंस था हमारा 6 लाख, तो इसमें से 6 घटाते हो तो 2,70,000 का, इसका मतलब हमने क्या किया, इस साल में नई एसेट्स परचेज की है। तो अब एसेट्स परचेज की है मीन्स 2,70,000 का। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो जो तैयार करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश का जो आउटफ्लो हुआ है वो लिखेंगे एक बार। 2,70,000 हो गया एसेट्स को परचेज करने के कारण हमारा, और कैश का इनफ्लो हमने क्या बताया था कि एक एसेट्स बेची थी 50,000 की, वो हो गया। तो नेट फ्लो जो होगा हमारा कैश का आउटफ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, 270 में से 50 घटाने के बाद 2,20,000 का जो है आउटफ्लो हो गया हमारा। इसके बाद इसी के ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है कि अगर न्यूमेरिकल अगर आपका सोल्व नहीं होता है तो इसने ऑप्शन दिया है हमें थ्योरेटिकल पोर्शन का कि इन्वेस्टिंग की बजाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो है, उसमें कोई भी 3 आइटम्स आपको बताने हैं। तो 3 आइटम आप कौन से लिख देंगे। सबसे पहले देखो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम क्या शामिल करते हैं, शेयर इशू कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है वो हमारा इसमें शामिल होगा। शेयर इशू करने से कोई आप लोन ले रहे हो वो हो जाएगा, लोन की पेमेंट अगर कर रहे हो तो वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, शेयर्स को रिडीम कर रहे हो वो आउटफ्लो हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर आप इसमें पे कर रहे हो, ये याद रखना इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो वो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगा। इनमें से कोई भी 3 आइटम आप लिखकर उनको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, इनके बेस पर हमें करंट और हमारा जो है लिक्विड रेशो निकालना है। करंट और लिक्विड रेशो के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि करंट लिक्विड एसेट्स हमारी 75,000 की हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री 35,000 का है, जिसमें लूज टूल्स भी हमारे 20,000 के शामिल हैं, जिनको हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते करंट रेशो निकालते समय, इसको याद रखना आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 10,000 का है, और इसके बाद हमारी वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 60,000 की। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्या करना, करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालना है। हमारा करंट रेशो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हमारी करंट एसेट्स हैं उनको करंट लायबिलिटीज से आप डिवाइड करोगे, और जो हमारा लिक्विड रेशो होता है उसका हम लिक्विड एसेट्स को अपने करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास करंट एसेट्स नहीं पता कितनी है, करंट लायबिलिटीज हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, लिक्विड एसेट्स हमें दे रखी हैं 75,000 की, और हमारा वर्किंग कैपिटल भी 60,000 का है। अब करंट लायबिलिटीज़ नहीं है तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि अगर करंट एसेट्स हमें निकालनी हो तो लिक्विड एसेट्स जो हैं, करंट एसेट्स में देखो हम सभी इनको इन्वेंट्रीज को प्रीपेड को शामिल करते हैं, लिक्विड एसेट्स में हम ना तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं ना ही स्टॉक को शामिल करते हैं। तो अगर इनको अगर वापस लिक्विड एसेट्स में जोड़ देते हैं तो हमारी करंट एसेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 75,000 हमारी जो लिक्विड एसेट्स हैं, इनमें से 10,000 तो अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम घटाते हैं लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए उसको वापस जोड़ लेंगे, और जो हमारा स्टॉक है 35,000 का, अभी हमने बात की कि लूज टूल्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इसने शामिल कर रखा है, तो इनको घटाकर जो 15,000 रुपये का हमारा इन्वेंट्री बचेगा उसको आप शामिल कर लो। 1 लाख रुपए की हमारी क्या बन जाएगी, अब करंट एसेट्स बन जाएगी। अब करंट एसेट्स तो हमें पता है, हमारा फॉर्मूला करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करने का था। करंट एसेट्स तो हमारी 1 लाख हो गई, लेकिन हमें ये भी पता है कि वर्किंग कैपिटल अगर हमें दे रखी है तो वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाते हैं। तो अगर हमारी वर्किंग कैपिटल 60,000 है और करंट एसेट्स का भी अगर हमें 1 लाख का पता है कि अब 1 लाख है, तो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो तो 1 लाख में से अगर वर्किंग कैपिटल को अगर घटा दोगे तो मीन्स 40,000 हमारी क्या हो गई, करंट लायबिलिटीज हो गई। और इसको अगर डिवाइड करोगे तो
2.5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब 2.5 हमारी एसेट्स हैं एक लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के बदले में। तो करंट रेशो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5:1 हो जाएगा। और अगर आप लिक्विड हमें रेशो निकालना था, उसके लिए लिक्विड एसेट्स हमारे पास 75,000 थी, करंट लाइबिलिटीज़ का अब हमें पता चल गया 40,000 है। तो इससे भी अगर डिवाइड करोगे जो रेशो आएगा हमारा लिक्विड रेशो निकल जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा क्या है, जो हमारे कैश पूरे साल में कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उस स्टेटमेंट उन डाटा को दिखाता वही स्टेटमेंट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें हम 3 एक्टिविटीज़ को मेनली शामिल करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये लिखेंगे आप इसके मीनिंग में। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस में आप लिख सकते हैं कि एक तो ये सबसे पहली लिमिटेशंस तो इसकी ये है कि सिर्फ कैश आइटम्स को ही शामिल कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसी में से आप बना सकते हो कि ये नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर कर रहा है। नॉन कैश आइटम को इग्नोर करने के कारण ही ये हमें सही जो लिक्विडिटी इसको इन्फॉर्म देना चाहिए, इंफॉर्मेशन लिक्विडिटी की, वो नहीं दे पाता है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल पोजीशन हमारी फर्म की है वो भी इसके आधार पर हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। इस तरीके से आप कोई भी 4 लिमिटेशंस इसकी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गया। हमारा जो ऊपर वाला ए पोर्शन था उसके 2 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, अब हम उनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अनुराग और भावना 2 पार्टनर हैं, 2:1 रेशो में ये अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। अब हमारी ये बैलेंस शीट दे रखी कि ये आइटम्स हैं, इसके पास मशीनरी हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन इसने क्या कहा कि मोनिका जो अब नया पार्टनर शामिल होगी वो क्या करेगी, 1/3 हिस्सा लेगी अपना टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका, और 15,000 रुपये कैपिटल लेकर आई है, 6,000 रुपये ये ख्याति के गुडविल के लेकर आई है। इसके बाद कह रहा है कि स्टॉक और मशीनरी जो हैं वो 10 रुपये से कम हो जाएंगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कह रहा है, जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, उसमें हम 10% जो कम होगा वो वैल्यू अपनी स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की लिख देंगे। प्रोविजंस जो होगा वो कर देंगे, बिल्डिंग है 20% ज़्यादा वैल्यूएट कर देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं रखा तो ये हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन में 1400 रुपये के। गुडविल की राशि है वो कह रहा है कि पुराने साझेदार विड्रॉ कर लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में इसको घटाकर दिखा देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन कैपिटल और जो अपना नई फर्म बनेगी उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करके दिखानी। जो हमारा क्वेश्चन है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक हमारा जो था उसको 10% से डिक्रीज करके लिखना था। तो हमारा 20,000 की स्टॉक था, उस पर 10% 2,000 रुपये हमारे डिक्रीज हो गए, यहाँ रिवैल्यूएट हो गए। प्लांट और मशीनरी 35,000 की थी, 10% 3500 हमने ये लिख दिया। हमारे जो डेटर्स थे 9,700 के, उसका 5% डाउटफुल डेट्स पर हमें प्रोविजन तैयार करना था, 485 हमारा ये हो गया। इधर हमारी बिल्डिंग 50,000 की थी, 10% से 20% से इंक्रीज करना था, 10,000 ये हो गया हमारा। इन्वेस्टमेंट था हमारा बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं 1,400 रुपये का, वो हम यहाँ रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। इसके बाद इनका टोटल करोगे आप 11,400 होगा, और इन सभी तीनों का टोटल 5,985 हो रहा है। इसमें से ये घटाओगे तो हमारा 5,415 जो बैलेंस बच रहा है वो अनुराग और भावना अपना जो 2/3 और 1/3 2:1 रेशो में बांट रहे थे उस रेशो में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो दोनों का बैलेंस शीट में जो बैलेंस है कैपिटल का वो आप लिखोगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन से इनको 3,600 और 1,800 रुपये प्राप्त हुई, ये लिखोगे। इसके बाद नया पार्टनर आया, 15,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, कैश लेकर आया है ये। इसके अलावा ये 6,000 रुपये की गुडविल भी लेकर आया था। ये अभी दोनों पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने 2:1 पुराने रेशो में ले लेंगे इसकी गुडविल को। इसके बाद क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि ये गुडविल का जो पैसा था दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था तो इनकी कैपिटल से ये घट जाएगा। इसके बाद इनका टोटल करके आप इस साइड जो लिखा है वो बैलेंस घटाओगे तो इन सभी तीनों पार्टनर्स की ये हमारी कैपिटल का बैलेंस निकल जाएगा। इसके बाद आप इसकी बैलेंस शीट तैयार करने की भी कह रहा है, तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज़ रहेंगे। कैपिटल हमारी जो तीनों पार्टनर्स की बन रही है वो आप लिख दोगे यहाँ पर, जो अभी यहाँ अमाउंट हमारा निकला था तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का। इधर एसेट्स साइड में आप कैश इन हैंड का एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। डेटर्स हमारा 9700 था, प्रोविजन घटाने के बाद ये बच गया। स्टॉक हमारा 10% कम हो गया था, 2,000 रुपये घटा के लिख दिया। इन्वेस्टमेंट जो पहली बैलेंस शीट में नहीं था यहाँ लिख दिया। प्लांट और मशीनरी भी हमारा 3,500 रुपये से कम हो गया था, ऊपर हमने दिखाया था यहाँ 3,500 रुपये से रिवैल्यूएट हुआ, कम डिक्रीज होकर, तो वो 3,500 रुपये घटाकर हमने यहाँ लिखा। बिल्डिंग जो है 20% ज़्यादा रिवैल्यूएट हुई थी, 50,000 वाली थी, 10,000 जो हमने यहाँ ऐड किया था इसको भी आप यहाँ ऐड करके लिख देंगे।
कैश इन हैंड जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश इन हैंड हमारा बैलेंस शीट में तो 1200 रुपये ही था, लेकिन इसके बाद नया पार्टनर जो आया 6000 रुपये तो अपनी गुडविल के लेकर आया था, 15000 कैपिटल के लेकर आया था, और उसी में से हमने हमारे पार्टनर ने कैश विड्रॉ भी कर लिया था। दोनों पुराने पार्टनर ने उस गुडविल के पैसे को जो ये लेकर आया था, दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था। तो ये 6000 घटाने के बाद पैसा हमारा 16200 बचता है। तो ये 16200 हमारा क्या हुआ, कैश इन हैंड का बैलेंस बच गया। ये हमने यहाँ दिखा दिया। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करोगे आप, एक नई बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी। इसके बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले क्वेश्चन के बाद इसी के ऑप्शन में हमें एक क्वेश्चन और दे रहा है। क्या दे रहा है कि हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो क्या होता है ये बताना है। तो सेक्रीफाइस रेशो हमें पता है कि जब हमारा पार्टनर नया एडमिट होता है और उस नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम जब पुराने पार्टनर अपने हिस्से को जब दूसरे नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जिस रेशो में वो त्याग करेंगे वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। और किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के टाइम जो बचे हुए पार्टनर हैं वो छोड़कर जाने वाले पार्टनर का हिस्सा अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो जिस रेशो में वो प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम गेनिंग रेशो कहते हैं। दोनों में डिफरेंस बताने आप लिख दोगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमारा पार्टनर त्याग कर रहा है, गेनिंग में हमारा पार्टनर जो रहने वाले जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस एडमिशन के टाइम पर निकालोगे, गेनिंग रेशो जो है हमारा रिटायरमेंट के टाइम पर निकालोगे। इस तरीके से आप इसके 3 से 4 कम से कम डिफरेंस लिख दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कंपनीज अकाउंट से। कि रवि लिमिटेड कंपनी है, 10 रुपये वाले शेयर हैं, 800 शेयर हैं, उनका फॉरफिट किया है जिन पर 7.5 रुपये हमारे प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन फाइनल कॉल के 2.5 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। इन्हीं 800 में से 600 को री इशू कर दिया, पूर्ण चुकता मानते हुए री इशू कर दिया, और 21 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहली एंट्री तो हमारी क्या होती है, शेयर कैपिटल हम डेबिट करते हैं, और कितने रुपए से करते हैं कि 800 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर्स था, मीन्स हमने पूरे 10 रुपये मांगे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिख रखा है। तो इसका मतलब 8000 रुपये से शेयर कैपिटल, इसमें से 7.5 प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारी एंट्री जो है क्रेडिट किसको करते हैं, शेयर फॉरफिट अकाउंट को करते हैं। और कितने रुपए को हम फॉरफिट करते हैं, जो पैसा हमें मिल चुका है। 800 शेयर पर 7.5 रुपये हमें मिल चुके हैं, 6000 रुपये हमारे फॉरफिट हो गए। बाकी जो बैलेंस बच गया 800 रुपये का 2.5 रुपये से फाइनल कॉल, ये हमारा एरियर बन गया। कॉल इन एरियर आप लिखो, 800 शेयर का 2.5 रुपये से 2000 बन गया। इसके बाद ये री इशू की भी कह रहा है, री इशू हमने पहली एंट्री इसकी ये हो गई। इसके बाद री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हो और हमारा टू शेयर कैपिटल करते हो। बैंक में हमारा कितना पैसा है, कह रहा है 600 शेयर्स, 800 में से 600 शेयर को तो री इशू किया, पूर्ण चुकता मानते हुए, मतलब 10 रुपये का ही मानते हुए हमने री इशू कर दिया। और हमारा 2100 रुपये, देखो यहाँ नहीं पता बैंक में कितने आए, लेकिन एक बात ये कह रहा है कि हम इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में गए हैं तो कहीं डिस्काउंट पर ही हमने इसको इशू किया होगा। कैपिटल रिजर्व में ये पहले ही कह रहा है कि 2100 रुपये चले गए, मीन्स हमारा यहाँ फॉरफिट अकाउंट में डेबिट करोगे तो फॉरफिट करोगे 2100 रुपये आएंगे यहाँ पर। और हमारा कैपिटल कितना हो रहा है, 600 शेयर्स का 10 रुपये से 6000 हो रहा है। तो अब 6000 में से अगर 2100 रुपये आप घटाते हो, मतलब हमारा 3900 रुपये बैंक में आया होगा कि 10 रुपये का एक शेयर यहाँ, और इसका मतलब 600 शेयर्स का कितना हो गया, 3.5 रुपये से हमारा फॉरफिट हमने कर लिया, और 6.5 रुपये से हमारे पास बैंक में पैसा आ गया। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया कि अगर हमें कैपिटल रिजर्व का पैसा दे रखा तो हमें डिस्काउंट पता चल जाता है कितनी है, उसी हिसाब से हमारे पास बैंक में कितना आया, इसमें से जो टोटल पैसा था उसमें से ये डिस्काउंट वाला घटाओगे तो बैंक में पैसा आएगा, वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन और दे रखा है बी, इसमें भी फॉरफिट का ही है। क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड है हमारा, 10 रुपये के 800 शेयरों का हमने फॉरफिट किया, लेकिन इसमें साफ कह रहा है कि हमने रुपये ही 7.5 मांगे हैं, मतलब 10 रुपये पूरे नहीं मांगे हैं, और पहली याचना के फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ ये इसमें इतना है कि शेयर कैपिटल हम जो करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम 800 शेयर्स को 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 800 शेयर्स को आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 856, 6000 रुपये यहाँ हो जाएगा। अब फॉरफिट कितना कर रहे हो, इन 6000 में से जो हमारे पास एरियर है वो कितना बता रहा है, कॉल इन एरियर इसने बताया 2.5 रुपये से, 800 शेयर का 2.5 रुपये से
45 2,000 रुपये तो हमारा एरियर रहता है। इसका मतलब हमने 7.5 में से 5 रुपये आ गए, 800 शेयर का 5 रुपये से इसको हमने फॉरफिट कर लिया। इसी तरीके से आगे इसमें भी री इशू कर रहा है, तो री इशू के टाइम क्या कह रहा है कि 600 शेयर्स को 6 रुपये प्रति अंश पर हमने री इशू कर दिया 7.5 रुपये चुकता मानते हुए। मतलब री इशू की एंट्री हमारी क्या है, बैंक अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो टू शेयर कैपिटल कर रहे हो। शेयर कैपिटल में हम 7.5 रुपये पेडअप मान रहे हैं, तो 600 का 7.5 से हमारा जो 4500 रुपये हमारा शेयर कैपिटल में यहाँ आएगा। इसके बाद क्या कहा इसने कि 6 रुपये ही हमें प्राप्त हुए हैं, 3600 रुपये हमें बैंक में प्राप्त हो गए। बैलेंस जो बचा हमारा 900 रुपये का, ये हमने डिस्काउंट दिया। इसका मतलब शेयर फॉरफिट अकाउंट 900 रुपये का हमारा यहाँ हो गया। इसके बाद हमारी तीसरी एंट्री क्या होती है, यहाँ हमारा 900 रुपये जो फॉरफिट हुआ, और पिछली एंट्री में हमने जो 4000 रुपये जो हमने क्या किया था फॉरफिट अकाउंट में हमने फॉरफिट किए थे, 800 शेयर्स का हमने फॉरफिट किया था। अब वो फॉरफिट का पैसा 8000 रुपये है, वो 800 शेयर्स का था, लेकिन हमें कितने का कैलकुलेट करना है, सिर्फ 600 री इश्यू किए हैं, तो रिजर्व में जो लेके जाएंगे सिर्फ 600 के हिसाब से लेकर जाएंगे। तो इसका कितना अमाउंट बचेगा, 8 पंजे 40 3000 रुपये हमारा बनता है फॉरफिट किया हुआ। 600 शेयर्स का हमने 3000 रुपये फॉरफिट किया है, और यहाँ डिस्काउंट दे दी हमने 900 रुपये की। तो 3000 में से 900 घटाओगे, 2100 रुपये जो बचेगा वो हम क्या कर देंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट का जो पैसा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तीसरी एंट्री हम कैपिटल रिजर्व की इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्या कह रहा है कि हमें टिप्पणी करनी है, संक्षिप्त में नोट लिखना है। किस पर लिखना है, अगर शेयर को आप प्रीमियम पर इशू करते हो तो उस पर, तो शेयर प्रीमियम पर आप इशू कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है। प्रीमियम पर इशू कर रहे हो इसका मतलब हमारी जो शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मीन्स 10 रुपये का एक शेयर है, और इस फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपये में अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, इसका मतलब हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। 10 रुपये वाला शेयर हम 11 रुपये में अगर जनता को ऑफर कर रहे हैं, तो वो हमारा शेयर किस पर इशू कर रहे हैं, हम प्रीमियम पर कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि अल्प अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। जब हमारी कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स, जब पब्लिक की तरफ से हमारी कंपनी द्वारा ऑफर किए गए शेयर से ज़्यादा के लिए ऑफर आता है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, और जो हमने जितने शेयर्स को हमने पब्लिक को ऑफर किया और पब्लिक उससे कम के लिए एप्लीकेशन देती है तो वो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। कि हमने जितना ऑफर किया उससे कम के लिए अगर पब्लिक एप्लीकेशन दे रही है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और हमने जितना ऑफर किया, हमने मतलब कंपनी ने जितना ऑफर किया उससे ज़्यादा के लिए अगर हमारी जो पब्लिक है वो एप्लीकेशन दे रही है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ये हमने कर ही लिया है। हमारा जो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर था, हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सोल्व कर लिया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।